इकोनॉमिक्स पॉइंट गुरुग्राम के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ईपीजी स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड के पार्ट 3 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें आती है हमारी शिक्षण विधियाँ। यदि शिक्षार्थी शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले ढंग को नहीं समझ पाता है तो शिक्षक को चाहिए कि वह अपने शिक्षण के लिए वही विधि अपनाए जिससे शिक्षार्थी समझ पाए। जैसा कि हमें पता है कि जब कोई टीचर स्टूडेंट को समझाता है तो उसको जब वो समझ में नहीं आता उस तरीके से, तो वो अलग तरीके से अपनाता है कि अलग तरीके से समझाने की कोशिश करेगा, एग्जाम्पल दे के या कुछ और अदर चीज़ें करके। तो इसीलिए टीचर को ये चाहिए कि जिस तरीके से स्टूडेंट को समझ में आए उसे उसी प्रकार से समझाना चाहिए। और ये सब चीज़ें हमारी शिक्षण की विधियों के अंतर्गत आती है। अब देखते हैं किस तरीके से शिक्षण की निम्नलिखित विधियाँ हैं। बड़े समूह की शिक्षण विधियाँ, छोटे समूह की शिक्षण विधियाँ, व्यक्तिगत शिक्षण विधियाँ। ये तीन प्रकार से बांटा गया है इन विधियों को। तो देखते हैं बड़े समूह की शिक्षण विधियाँ। ये शिक्षण केंद्रित रणनीति होती है, जो शिक्षक अपने द्वारा रणनीति बनाता है कि किस तरीके से स्टूडेंट को पढ़ाया जाएगा, किस तरीके से उसको समझाया जाएगा। इसमें होता है, सबसे पहले होता है व्याख्यान। व्याख्यान का अर्थ किसी भी पाठ्यक्रम को भाषण के रूप में पढ़ने से है। छात्र निष्क्रिय रूप से सुनते हैं और इसमें सिर्फ सीधा सीधा रोल टीचर का होता है। स्टूडेंट ओनली बस सुनते हैं और बस टीचर समझाता है और स्टूडेंट ओनली सुनते हैं। इसमें तैयारी, प्रस्तुति और मूल्यांकन आदि आते हैं। दूसरा है व्याख्यान व प्रयोग दर्शन विधि। इसमें क्या है, प्रयोग दर्शन वैसे तो छोटे समूह की शिक्षण विधि मानी जाती है, लेकिन अगर इसको व्याख्यान शिक्षण विधि से मिश्रित करके कक्षा में शिक्षण के रूप में प्रयोग किया जाए तो यह व्याख्यान से काफ़ी ज़्यादा अच्छी विधि हो जाती है। जैसे श्यामपट हुआ या कुछ अन्य चलचित्र या कुछ ऐसी चीज़ें हुआ जिनके द्वारा टीचर बोल के अपने व्याख्यान और अपने जो प्रदर्शन है उसके द्वारा समझाएगा तो स्टूडेंट्स को या छात्रों को अच्छे से समझ में आएगा। समूह शिक्षण ये होता है कि समूह शिक्षण बड़े समूह में पढ़ाने के लिए एक परिवर्तनात्मक दृष्टिकोण है, जिसमें 2 या 2 से अधिक शिक्षक योजना बनाते हैं और उनकी क्रियाओं करवाते हैं। जैसे मान लो 2 या 3 शिक्षक एक क्लास को लेंगे तो एक अपने व्याख्यान करेगा, एक सैद्धांतिक बातें करेगा, दूसरा व्यवहारिक बातें करेगा, तीसरा विचार गोष्ठी या पैनल चर्चा। इसके विभिन्न रूप कहे जा सकते हैं। जैसे हमारे विचार गोष्ठी होती है और परिसंवाद होता है, पैनल चर्चा होता है, ये सारी हमारी समूह शिक्षण विधि के अंतर्गत आती है। समूह शिक्षण के लाभ, इस विधि में छात्र द्वारा सबसे अच्छे संकाय को साझा किया जा सकता है। इसमें कई शिक्षण तकनीकी को उपकरणों का अनुकूलतम उपयोग किया जाता है। इसके देखेंगे समीक्षा नीति। समीक्षा नीति क्या होती है? टेलीविज़न व वीडियो प्रस्तुति। टेलीविज़न प्रस्तुति रेडियो या ऑडियो प्रस्तुति से अधिक बेहतर होती है। इसके द्वारा शिक्षण को अच्छे तरीके से समझाया जा सकता है। जैसे वीडियो प्रदर्शन के माध्यम से कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों विशेषज्ञों को कक्षा में प्रस्तुत किया जा सकता है। चलचित्र या स्लाइड या मॉडल या नमूने के द्वारा अच्छे से समझाया जा सकता है। यह विधि भूगोल, खगोल विज्ञान विषयों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होती है। अब देखेंगे समीक्षा नीति। व्याख्यान विधि, चर्चा विधि, समूह शिक्षण विधि के पुनरावलोकन को समीक्षा नीति का नाम दिया जाता है। इसमें शिक्षक को कक्षा शिक्षण की प्रगति का पता चलता है, क्या हो चुका है, कितना पाठ्यक्रम शेष रह चुका है, शिक्षण में क्या क्या त्रुटियां हैं, शिक्षण विधि में क्या सुधार है, ये सारी चीज़ें हमें समीक्षा नीति में आती है। और प्रश्नोत्तर शिक्षण नीति, इस विधि को संकुराती विधि भी कहा जाता है। इसके 3 सोपान होते हैं। प्रश्न निर्माण, सबसे पहले तो प्रश्न निर्माण करता है शिक्षक, उसके बाद उनका प्रस्तुतिकरण छात्रों के माध्यम से नवीन ज्ञान देने की कोशिश करता है। यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। प्रश्नोत्तर विधि के समय छात्र सक्रिय हो जाते हैं और छात्रों के द्वारा ज्ञान के मूल्यांकन के लिए भी उपयोगी होता है। उसके बाद आती है हमारे छोटे समूह की शिक्षण विधियाँ, जिसे मिश्रित रणनीति भी कहते हैं। इसमें सबसे पहले क्या, शिक्षण के अधिकतर तरीके छोटे समूह में सिखाए जाते हैं।
सीखने के लिए उपयोग किए जाते हैं। यह तरीके निम्न होते हैं, जैसे समूह विचार विमर्श, सेमिनार, परियोजना का काम, संरक्षण, भूमिका निभाना इत्यादि। निम्न तो आइए समझते हैं। समूह परिचर्चा। समूह चर्चा छोटे समूह में सिखाने के लिए मूलभूत विधियों में से एक है। इसमें समूह के संचार व पारस्परिक विचार विमर्श के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। समूह चर्चा 3 प्रकार की हो सकती है: पूर्णतः नियोजित, आंशिक रूप से नियोजित, अनियोजित। समूह वार्तालाप का ही रूपांतर होता है, यानी कि इसमें क्या है, ग्रुप डिस्कशन होगा कि हम सबको मिलकर, स्टूडेंट सारे छात्रों को मिलकर बैठा देंगे, उनमें ग्रुप डिस्कशन कराएंगे कि किस तरीके से किसी भी टॉपिक के ऊपर ग्रुप डिस्कशन करना है। यह नियोजित भी हो सकता है, आंशिक भी हो सकता है और अनियोजित भी हो सकता है। पूरी कक्षा के सामने प्रस्तुत किया जाता है इस चीज़ों को। संगोष्ठी। अब जैसा कि नाम से पता चल रहा है, संगोष्ठी यह एक तरीके से सेमिनार होता है। यह समूह चर्चा का ही एक प्रकार होता है। इसमें कई प्रकार के प्रशिक्षु होते हैं जो दिए गए विषय मुद्दे या समस्या पर पेपर तैयार किए जाते हैं। इसमें पूरे समूह में चर्चा विश्लेषण के लिए प्रस्तुत किया जाता है। सेमिनार के चरण: पेपर की तैयारी, पेपर की प्रस्तुति और उसके बाद चर्चा। सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई हम एक तरीके से कोई समस्या या मुद्दा लेंगे, उसके ऊपर इस पर चर्चा होगी, फिर उसकी सारी चीज़ें होगी। इस विधि में सहभागिता पर प्रस्तुत कौशल का विकास होता है। इस विधि में प्रशिक्षुओं और व्यवहारिक समूह नेतृत्व की दिशा में अवसर प्रदान होता है, जिससे वे अपने विश्लेषणात्मक कौशल का उपभोग अनुसंधान निष्कर्ष पर पहुंचने में, समस्या का समाधान करने में कर सकते हैं। इसके बाद आएगी हमारी पैनल चर्चा। एक पैनल में 6 से 8 व्यक्तियों का समूह होता है, जिसमें शिक्षार्थियों के साथ निर्देशन व अनौपचारिक विचार विमर्श किया जाता है। उदाहरण के लिए जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज एक मुद्दे का पैनल चर्चा। इसके लिए शिक्षक ने उन सदस्यों का चयन किया जो प्रभावी ढंग से सोच सकते हैं और विषय के विभिन्न पहलुओं पर बात कर सकते हो। शिक्षक को स्वयं भी विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर 7-8 आदमी व्यक्ति होते हैं जो किसी भी टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हैं। इसका लाभ क्या है? पैनल चर्चा यदि अच्छी तरह से आयोजित की गई हो तो यह एक वक्ता मन से शिक्षार्थियों के अधिक रुचिकार होती है। उसके बाद है मस्तिष्क झंझावाती। इसे सरल भाषा में विचार मंथन भी कहा जाता है। एक रचनात्मक समूह कार्य है जिसमें समूह के सदस्य किसी विषय या समस्या पर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। इसमें छात्रों के समक्ष एक समस्या प्रस्तुत की जाती है जिस पर सभी छात्र मुक्त भाव से विचार करते हैं। उस पर वार्तालाप एवं वाद विवाद होता है। शिक्षक सब बातों को श्यामपट्ट पर लिखा जाता है और सभी विचारों को एक स्थापित हो सके और ऐसे चर्चा और बिंदु पर आ जाती है और समस्या का हल निकाल सके। ऐसा अभ्यास छात्रों के चिंतन को विकसित करती है। विचार मंथन मुख्य पहचान सहजता से होती है। कभी कभी विचारों की मात्रा उनकी गुणवत्ता की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। कहने का मतलब ये है, इसके अंदर ये कहा गया है कि जो ये विचार मंथन है, इसके अंदर विचार मंथन किया जाता है किसी भी टॉपिक के ऊपर कि किस तरीके से हुआ है, किस तरीके से नहीं होता। अब देखेंगे परियोजना विधि। इस विधि परियोजना वह क्रिया है जिसमें पूर्ण सहभागिता के साथ सामाजिक वातावरण के लक्षण प्राप्त किया जाता है। सामाजिक वातावरण मतलब पूर्ण सहभागिता के साथ सामाजिक वातावरण में लक्ष्य, मतलब कि सहभागिता होनी चाहिए इसके अंदर, मतलब कि तभी हम सामाजिक वातावरण में लक्ष्य प्रदान कर सकते हैं। इस प्रवृत्ति में छात्रों के समक्ष एक समस्या प्रस्तुत की जाती है। छात्र उसका हल निकालने में एक निश्चित अवधि तक के लिए प्रयास करते हैं। शिक्षक उसका मार्गदर्शन बन सकते हैं। शिक्षक भी उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं। इसके एक निश्चित प्रारूप की रिपोर्ट भी बनती है। इनके लाभ क्या होते हैं? परियोजना विधि के माध्यम से छात्र में गहन सोच की प्रवृत्ति का विकास होता है और टीम वर्क की भावना जागृत होती है। अब देखेंगे अनुशिक्षण विधि। संरक्षण विधि के द्वारा छोटे समूह में शिक्षण के उद्देश्य से मार्गदर्शन करना, यानी कि संरक्षण विधि छोटे समूह में शिक्षण के उद्देश्य से, जो शिक्षण का उद्देश्य होता है उसके द्वारा
मार्गदर्शन करना, संख्यात्मक व्यक्ति समस्याओं को सुलझाना और कौशल विकसित किए जाते हैं। तो इसके अंदर क्या है, जो मार्गदर्शन उद्देश्य है उनका विकास करना होता है, संख्यात्मक और व्यक्तिगत समस्याओं को सुलझाना होता है और अपने कौशल का विकास करना होता है। उसके बाद है प्रकरण अध्ययन। इसका मुख्य उद्देश्य कक्षा में छात्रों की सहभागिता को उच्च स्तर पर सुनिश्चित करना होता है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे स्टूडेंट होते हैं उनके बीच में ऐसा समन्वय पैदा करना है कि वह अपनी सहभागिता से उच्च दृष्टिकोण को भी समझ सके और अपने एक दृष्टिकोण को अच्छा बड़ा परिवर्तन ला सके। इसके बाद आ गया हमारा पात्र अभिनय। पात्र अभिनय यह छात्रों के ज्ञानवर्धक, मानव संबंधी कौशल और उसकी पारस्परिक और व्यक्तिगत समस्या हल करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि छात्रों के ज्ञानवर्धक और मानव संबंधी कौशल और व्यक्तिगत समस्या हल करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं पात्र अभिनय में। जैसे कि नाटक हो गए या अलग अलग स्टूडेंट साहित्य या ऐतिहासिक, वर्तमान या काल्पनिक घटनाओं पर नाट्यिक रूपांतरित किया जाता है, तो उनके अंदर क्या उनका व्यक्तिगत समस्याएं हल की जाती है इससे। दूसरा है प्रदर्शन। प्रदर्शन आपको पता ही है कि इस विधि सीखने से सिद्धांतों पर आधारित होती है। इस विधि को कक्षा में संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोप्रेरक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। प्रदर्शन को मौखिक स्पष्टीकरण के संयोजन में परिभाषित किया जा सकता है। यह दृश्य श्रव्य स्पष्टीकरण के लिए आवश्यक हो जाता है। अब देखते हैं व्यक्तिगत शिक्षण विधियाँ व छात्र केंद्रित असाइनमेंट। अब हमें पता है छात्र केंद्रित होती है सारी ये विधियाँ। असाइनमेंट, छात्रों को कुछ असाइनमेंट करने के लिए असाइनमेंट दे दिए जाते हैं कि भाई आप इन समस्याओं को सुलझाने के लिए एक असाइनमेंट तैयार करके लाओ, अतिरिक्त जानकारी करना है, सर्वेक्षण करना है, जिससे स्टूडेंट का कौशल का विकास होता है। इसी तरह कार्यक्रम और अनुदेश। अब देखेंगे कार्यक्रम और अनुदेश। शिक्षण की उच्च संरचना प्रणाली के लिए एक सामान्य शब्द जो आत्मगति तार्किक क्रम पर आधारित होता है। इसमें प्रत्येक चरण के बाद प्राप्त कर सकते हैं। यह नियमित रूप से प्रतिपुष्टि के लिए होता है। उनको एक फिक्स कार्यक्रम दे दिया जाता है और एक तरीके से उनको समझा दिया जाता है कि आप इस तरीके से करो, और इस तरीके से उनमें सहक्रियता भागीदारी की सुनिश्चित करता है। किसी भी विषय के लिए उपयोग में किया जा सकता है और नियमित रूप से प्रतिपुष्टि के लिए किया जाता है। इसके बाद है कंप्यूटर आधारित शिक्षण। अब हम देखेंगे कंप्यूटर आधारित शिक्षण जो कंप्यूटर आधारित शिक्षण का वह संबंध कंप्यूटर के उपयोग व के साथ साथ सीखने की प्रक्रिया में सूचना के प्रभाव से है। कंप्यूटर में किसी भी पुस्तक या वीडियो टेप की तुलना में अधिक शीघ्रता से और सही जानकारी प्राप्त करने में छात्रों की आवश्यकता अनुसार प्रतिपुष्टि देने की क्षमता होती है। क्या इसका अर्थ है कि कंप्यूटर में तेज़ी से जानकारी प्राप्त करने की शक्ति होती है और यह जानकारी जल्दी से जल्दी शीघ्रता से कराई जाती है। इसके बाद है संवादात्मक वीडियो। इस शिक्षण की इस विधि को संवादात्मक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ना वीडियो के द्वारा संवाद किए जाते हैं। इंटरेक्टिव वीडियो होती है इसके अंदर। शिक्षण की संज्ञात्मक, मनोप्रेरणा, भावनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नियोजन किया जाता है। यह विधि शिक्षार्थियों को किसी विषय से संबंधित जानकारी क्रमरहित ढंग से उपलब्ध करने में सहायक होती है कि स्टेप बाय स्टेप ढंग से ये हमारे बताई जाती है। ओपन लर्निंग शिक्षण प्रदान करने की लचीली विधि है। इसमें शिक्षार्थी को सीखने के लिए मानवीय संसाधनों, सामग्री, उपकरण, आवासों, यहाँ तक कि कक्षा की भी आवश्यकता नहीं होती है और यह इसके प्रवेश पर भी कोई प्रतिबंध नहीं होता है। अनुमानी विधि आपको पता होगी अनुमानी विधि क्या होती है। अनुमानी विधि अन्वेषण विधि का एक अर्थ माना जाता है। इस विधि में छात्र असहायता प्राप्त
असहायता प्राप्त प्रयासों द्वारा समस्या का समाधान करता है। यानी कि इसके अंदर स्टूडेंट की कोई भी हेल्प नहीं की जाएगी किसी के द्वारा, वह अपने दिमाग से या अपने तरीके से ही उस समस्या का हल करेगा। ऐतिहासिक खोज विधि से ही मिली जुली एक और विधि है जिसको हम खोज विधि, अनुमान्य विधि से ही एक मिली जुली एक विधि है जिसे हमें खोज विधि भी कहते हैं। इसका प्रयोग सामाजिक विषयों के तथ्यों पर ज्ञान के लिए किया जाता है। इसका संबंध प्राचीन घटनाओं से होता है और ये प्राचीन तरीकों से ही कार्य होता है। शिक्षण सहायक सामग्री। अध्यापन के दौरान पाठ्यक्रम सामग्री को समझाते समय शिक्षक जिन सामग्रियों का प्रयोग करता है वह सहायक सामग्री कहलाती है। कहने का मतलब ये है कि जब अध्यापक किसी क्लास को समझाता है तो वह जिन जिन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है उसके द्वारा वो सारी चीज़ें हमारी सहायक सामग्री के अंदर आती है। सहायक सामग्री के प्रकार, अब देखिए श्रव्य साधन जिसमें रेडियो आ गया, टेप रिकॉर्डर आ गया, ग्रामोफोन फोन आ गया। रेडियो आपको पता है ये सुनने के लिए होता है। श्रव्य साधन सारे हैं ये, जैसे श्रव्य ये हमारे सुनने के लिए होते हैं। इसमें रेडियो आ गया, टेप रिकॉर्डर हो गया, इनके अंदर हम सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर लेते हैं और ये हमें बोल के समझाते हैं। ग्रामोफोन रेडियो की भांति होता है। यह शिक्षण का प्राचीन माध्यम है, वर्तमान में इसका प्रयोग कम ही देखने को मिलता है। तो ये सारी दृश्य साधन आपको पता है, चार्ट, मानचित्र, प्रतिमान, फिल्म स्ट्रिप, प्रोजेक्टर, ग्राफ, रेखा चित्र, ये सारी चीज़ें हमारी देखने की है। ये आप लोग इनको जानते भी होंगे कि चार्ट क्या होता है, मानचित्र क्या होता है, प्रतिमान क्या होता है। इनके द्वारा हम क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें हमें समझाई जाती है चार्ट के द्वारा कि ये इस तरीके से है, मानचित्र द्वारा ये यहाँ है या ये यहाँ है। तो ये दृश्य साधन होते हैं ये सारे के सारे। उसके बाद है हमारे पत्र पत्रिकाएँ, फ्लैश कार्ड, ये सारी देखने वाली साधन है। अब देखें सर्वे और दृश्य साधन, यानी कि सुनने वाले और देखने वाले, ये दोनों ये एक ऐसे साधन होते हैं जिनके द्वारा बहुत अच्छे से समझाया जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि आँखों और कानों से दोनों से सुनते हैं और ये एक अच्छे तरीके से ये हम जब किसी चीज़ों को देखते हैं और सुनते भी हैं तो उन चीज़ों की कुछ झलक हमें हमेशा के लिए याद रह जाती है। इसलिए इन चीज़ों को हम सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। जिसमें चलचित्र व सिनेमा आते हैं, हम देखते हैं कि हम फिल्म देखने जाते हैं, वो फिल्म हमें है ना पूरी की पूरी स्टोरी याद हो जाती है। वो क्यों हो जाती है, क्योंकि उनको हम अच्छे तरीके से देखते भी हैं और सुनते भी हैं। इसके बाद समाचार है, समाचार भी हम देखते और सुनते हैं। टेलीविज़न, श्यामपट, ये सारी चीज़ें हमारी श्रव्य और दृश्य सामग्री के अंदर आती है। गतिविधि सहायक सामग्री, अब ये एक अदर चीज़ें होती है जिसके अंदर क्षेत्र भ्रमक यानी क्षेत्र भ्रमण, यानी कि हम किसी जगह ट्रिप करके आते हैं तो उस चीज़ें भी हमें याद रह जाती है। तो ये भी हमारी सहायक सामग्री में महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। प्रयोग, जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो भी हमारी गति सहायक सामग्री होती है। नाटक होते हैं वो भी, शिक्षण मशीनें होती है, ये सारी चीज़ें हमारी गतिविधि सहायक सामग्री होती है। अब देखेंगे सहायक सामग्री के चयन को प्रभावित करने वाले कारक। अब जो कारक है ये क्या करते हैं, ये कि हमारी जो शिक्षण सहायक सामग्री है ना उनको प्रभावित करते हैं। देखिए शिक्षार्थियों का स्वभाव, अब देखेंगे कि शिक्षार्थियों का स्वभाव कैसा है। प्रिंटेड मीडिया अधिक साक्षर लोगों के लिए होते हैं, जबकि चित्र प्रतीक प्रदर्शन कम साक्षर, यानी कि जो प्रिंटेड मीडिया होती है या कुछ और चीज़ें होते हैं वो इंटेलिजेंट के लिए होती है, और जो ये हमारे चित्र, प्रतीक और प्रदर्शन ये कम इंटेलिजेंट लोगों के लिए होती है। तो ये भी हमें इफेक्टेड करते हैं। दूसरा, शिक्षार्थियों की संख्या, यदि शिक्षार्थियों की संख्या 30 से अधिक है तो एक वीडियो या व्हाइट बोर्ड का प्रयोग प्रभावी ढंग से नहीं किया जा सकता है। इंटरनेट द्वारा बड़ी संख्या में शिक्षार्थियों को संलग्न किया जाता है। कहने का मतलब ये 30 से अगर कम है तो हम व्हाइट बोर्ड का प्रयोग कर सकते हैं, वीडियो का प्रयोग कर सकते हैं। ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा बच्चे हैं तो हमें इंटरनेट के द्वारा उनको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। शिक्षण का उद्देश्य, एक शिक्षक को विद्यार्थियों के वांछित परिवर्तन के अनुसार सर्वव्य दृश्य सामग्री का चयन किया जाना चाहिए कि किस तरीके से शिक्षण का उद्देश्य है, उनको किस तरीके से हमें सोच या ज्ञान या उनके कौशल को निखारना है। ये सारी चीज़ें हमारे शिक्षण के उद्देश्य में आती है। विषय वस्तु का स्वभाव, विषय वस्तु अधिक कठिन या अज्ञात हो तो सर्वव्य दृश्य सामग्री का उपयोग किया जाता है। यानी कि
डिफ़िकल्ट चीज़ें हों तो हम क्या करेंगे, हम कोई फ़िल्म लगा के या कुछ लगा के उसको आसानी से बना सकते हैं। सहायक सामग्री की उपलब्धता, यदि हम शिक्षार्थी को बेहतर शिक्षा देना चाहते हैं तो इसके लिए शिक्षण संबंधी सहायक की उपलब्ध होने ज़रूरी है, क्योंकि स्कूलों में अगर चौक नहीं है, वाइट बोर्ड नहीं है या मार्कर नहीं है तो हम उनको अच्छे से नहीं समझा पाएंगे। तो विषय सामग्री की उपलब्धता भी बहुत ज़रूरी है। अपेक्षित मूल्य, प्रभावी सामग्री अधिक महंगी नहीं होनी चाहिए। सर्वदृश्य सहायक सामग्री के चयन व उपयोग पर खर्च होने वाली राशि पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। थैंक यू। गुड।